ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है मेरे अच्छे स्टूडेंट्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। देखिए काफ़ी ज़्यादा आसान है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने से पहले ये समझो कि इफ़ वी हैव अ कंडक्टर in the absence of electric field, let's say for example, ये तो कंडक्टर नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर इस तरह का कोई कंडक्टर अगर आपको गिवन है, कोई आयरन वगैरह है, तो अगर कोई कंडक्टर हो बिफोर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्टेज सोर्स अप्लाई करने से पहले, बताओ यहाँ पर नेट फ्लो ऑफ चार्जेस क्या होगा? वेरी गुड, सही कह रहे हो आप लोग। मैं चले दो ऑप्शंस बना लूँ, एक है बिफोर इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन किसकी बात हो रही है? कंडक्टर बिफोर इलेक्ट्रिक फील्ड या इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हुआ इन प्रेजेंस ऑफ ई। बच्चों अब देखो ज़रा, इन एब्सेंस ऑफ ई क्या होता है कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर है तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा? देखो फॉर एग्जांपल ये कोई चार्ज है, कोई चार्ज, कंडक्टर में चार्जेस रेंडमली मूव करते हैं, ये तो आपको पता है। इलेक्ट्रॉन्स मूव्स रेंडमली, इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल रेंडमली मूव करते हैं, कोई इधर मूव करता है, कोई उधर मूव करता है, कोई इस तरफ, कोई इस तरफ, इस तरह से उनकी मूवमेंट होती है। यानी फॉर एग्जांपल अगर एक इलेक्ट्रॉन उस तरफ है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इस तरफ होगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे मूव कर रहा है दूसरा इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करेगा, एक अगर ऐसे मूव कर रहा है दूसरा जो है वो इस तरह से मूव करेगा। इसको कहते हैं रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनकी जो वेलोसिटी होती है इसे कहते हैं रैंडम वेलोसिटी। क्या नाम देते हैं? रैंडम वेलोसिटी, या इट इज आल्सो नोन एज द थर्मल वेलोसिटी। इनके वेलोसिटी का दूसरा नाम क्या देते हैं? थर्मल वेलोसिटी। क्यों कहते हैं थर्मल वेलोसिटी? थर्मल वेलोसिटी को क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के टेम्परेचर की वजह से होता है कि थोड़ी सी भी इनको हीट मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो ये क्या करते हैं? मूव करना शुरू कर देते हैं, कंडक्टर से डिटैच हो जाते हैं, और साथ में जो है वो क्या करते हैं? ये मूव करते रहते हैं रेंडमली इन द कंडक्टर। इसमें कोई मसला तो नहीं है। तो अब क्या हुआ यहाँ पे? नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नेट फ्लो ऑफ चार्जेस इक्वल्स टू 0। क्यों 0 है? क्योंकि ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। अगर एक की वेलोसिटी उस तरफ है, वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, एक की वेलोसिटी इस तरफ है, दूसरे की वेलोसिटी किस तरफ है? इस तरफ, तो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, ऊपर और नीचे वाले ये साइडों वाले जो हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं। सो द नेट वेलोसिटी ऑफ द चार्जेस इज इक्वल टू 0। नेट वेलोसिटी इनकी क्या हुई? 0। अब सवाल ये है, ये जिस वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, जिसको थर्मल वेलोसिटी कहते हैं, ये वी इसको नाम दे दो, वी का नाम दे दो, रैंडम वेलोसिटी, ये कितनी होती है? उनकी मैग्नीट्यूड क्या होती है? सो द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्मल वेलोसिटी इज 10⁵ मीटर पर सेकेंड। काफ़ी तेज़ी के साथ ये हरकत करते रहते हैं, रैंडम मोशन। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं कि ये कंडक्टर की सिचुएशन है इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक। यही कंडक्टर है, इसको मैंने रखा किस चीज़ में? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने का क्या मतलब है कि एक साइड पे पॉजिटिव, एक साइड पे नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई की, ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ। तो अब बताओ, अब जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इन इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड उनको ड्रिफ्ट करेगा, काबू में लाएगा। यहां से नाम से जा रहे ड्रिफ्ट, काबू में लाना। तो उसको क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर जाएंगे, काबू में आ जाएंगे। किसके काबू में आएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के काबू में आ जाएंगे। क्या मतलब? मतलब ये है कि नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव की तरफ क्या करना शुरू करेंगे? रवा दवा हो जाएंगे, इस तरह से। आगे बात समझ में क्यों नहीं आई? सो इट मीन्स कि अब ये बात हमें सामने यहां से हम देख रहे हैं कि नाउ द नेट फ्लो, द नेट वेलोसिटी इज नॉट 0। अब वो 0 के बराबर नहीं। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑल द चार्जेस आर मूविंग इन अ सिंगल डायरेक्शन, वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब सवाल ये है, जब उन पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो उनकी वेलोसिटी एक खास डायरेक्शन में भी क्यों नहीं हुई?
सो द वेलोसिटी इन द वेलोसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो वेलोसिटी जो किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है किसी कंडक्टर की, इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन किस चीज़ में आ जाते हैं, काबू में आ जाते हैं। बट अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सिर्फ वेलोसिटी होती, लेकिन हम एक इलेक्ट्रॉन की बात तो नहीं कर रहे हैं, हम कई ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, कई ज़्यादा चार्जेस की बात करें, लिहाजा हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? एवरेज एक से ज़्यादा, इसी वजह से हम एवरेज की बात करें। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन कहाँ पर, इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई में। समझ आ रहे? इन इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कि जब आप कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो, इसमें कोई मसला तो नहीं है। तो इनकी वेलोसिटी को बच्चों क्या नाम देते हैं, वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होते हैं, अपोजिट होती है। ये बात याद रखें कि वी डी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी या थर्मल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि उस पर कौन फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है। कितनी होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, 10 पावर -3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से एमसीक्यूज का क्या पॉइंट आया, एमसीक्यूज का पॉइंट ये आया कि द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्मल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कि थर्मल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होती है किस चीज़ से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ज़्यादा होती है। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो बता सकते हैं, कोई सवाल नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। नाउ द क्वेश्चन इज, यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस हुआ वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, वो डिपेंड करता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर जो किसके क्रॉस अप्लाई किया गया है, कंडक्टर के क्रॉस आपने अप्लाई किया है। सो इट मीन्स करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, के दोनों आपस में कौन सा रिलेशन रखते हैं, डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं। एंड दिस वाज फर्स्ट स्टडीड बाय ओहम्स एंड द लॉ इज नोन एज द ओहम्स लॉ, और इस लॉ को हम क्या नाम देते हैं, ओहम्स लॉ का नाम देते हैं। सो नाउ आवर टॉपिक इज अबाउट द ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या कहता है कि वोल्टेज मीन्स that voltage which are applied across the ends of conductor। आगे बात समझे कि नहीं, V is proportional to what, is proportional to I stands for current, which current, the current due to the flow of electrons, कहाँ पर, in a conductor, but physical condition remains constant। इसके लिए याद रखो फिजिकल कंडीशन क्या होना चाहिए, बताओ ना यार, फिजिकल कंडीशन जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। मैं आसान अल्फाज में आपके इतला के लिए अर्ज करूँ, फिजिकल कंडीशन जिस तरह से टेम्परेचर है कि वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर, एमसीक्यूज इसका वो आप पीएमसी के पेपर में भी देखो एमसीक्यूज आया हुआ है, सबसे पहला एमसीक्यूज यही है कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो फिर इस चीज़ पे आप लोग का ध्यान शायद ना जाए, लेकिन ये अभी आपको समझ आना चाहिए। इस वजह से मैंने कहा पेपर को रिव्यू करो, तो एक बार थोरोली रिव्यू करो ताकि समझ आए कि हमने क्या पढ़ा है और किस तरह पढ़ा है फिर मैं खुद सॉल्व करवाऊंगी इंशाल्लाह। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट तब इसका सिचुएशन हो सकता है जी। प्रोपोर्शनलिटी सान ख़त्म करें, कांस्टेंट लगा लें, V इक्वल्स टू आई आर, V बराबर है किस चीज़ के, आई आर के बराबर है। यहाँ से हमारे पास दो टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आ गए जी, ओहमिक कंडक्टर्स या ओहमिक मटेरियल्स, और दूसरा क्या है, नॉन ओहमिक। बताएं ज़रा, व्हाट इज मीन बाय ओहमिक मटेरियल्स, वेल डन, ओबेज ओहम्स लॉ जी। इनकी एग्जांपल ज़रा बताएं, इनकी एग्जांपल मेटल्स हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट क्या टेम्परेचर। और ज़रा बताओ इनका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा,
बोलो ना यार, स्ट्रेट लाइन। सही है, बना के चेक करते हैं। अगर ये वोल्टेज है, ये करंट है, तो ग्राफ इस तरह से बनेगा। इसको क्या नाम देते हैं? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कोई इशू तो नहीं है? समझ तो आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? कोई मसला वगैरह है तो बताओ। अगर ये वोल्टेज इधर होता, करंट इधर होता, तब ग्राफ का स्लोप बराबर होता रेजिस्टेंस के। अगर वोल्टेज यहाँ होता, करंट यहाँ होता, ग्राफ का स्लोप किस चीज़ के बराबर होता? रेजिस्टेंस के बराबर। और अब किस चीज़ के बराबर है? इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। मैं दोबारा स्लोप वगैरह निकालने की कोशिश नहीं करूँगा, अभी आप लोगों को पता है, बच्चे नहीं हो। नेक्स्ट, नॉन ओहमिक, जो ओहम्स लॉ को ओबे न करे। याद रखो, ओहमिक मटेरियल्स हीट प्रोड्यूस उनको नहीं करनी चाहिए। ये बल्ब, ये ओहमिक नहीं है, बल्कि क्या है? ना। क्यों? मतलब इसके अंदर जो टंगस्टन इस्तेमाल हो रहा है, मेरे कहने का ये मतलब है। इसका ये क्यों उसकी वजह ये है कि ये हीट अप हो जाता है, बल्ब हीट प्रोड्यूस करता है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? तो अच्छा, इसी वजह से मैंने आपसे शायद कहा भी था कि हमारे डेली लाइफ में एक इस तरह से मतलब परफेक्ट एग्जांपल हम नहीं दे सकते हैं। सो दैट्स वाई वी आर अप्लाइंग हियर द कंडीशन दैट द टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, मतलब नो हीट मीट शुड बी प्रोड्यूस्ड। जी, नॉन ओहमिक क्या है? डज नॉट ओबे ओहम्स लॉ। एग्जाम्पल बताओ जी। डायोड नाम सुना है? ट्रायोड नाम सुना है? ट्रांजिस्टर सुना है नाम, कि नहीं सुना है? ETC नाम सुना है? वेरी गुड, शाबाश। ETC इज आल्सो व्हाट? वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो कितने काबिल होते जा रहे हो। और इनका जो ग्राफ होगा, बताओ ग्राफ जो इनका होगा वो क्या होगा? नॉट स्ट्रेट लाइन। जब स्ट्रेट लाइन ही होगा तो क्या होगा? जो होगा उसको होना चाहिए, हो जाए जो भी होता है, हमें उसके साथ क्या कहा। चलें, खुशी के लिए V और I अगर हो, ये किसका ग्राफ है? चलें, ओहम्स लॉ का ग्राफ है। नॉन ओहमिक मटेरियल्स ऐसा ग्राफ बनाएंगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ओहमिक मटेरियल्स के लिए ये वाला ग्राफ है फॉर ओहमिक, और ये किसके लिए है? नॉन ओहमिक। कि ओहम्स लॉ के स्ट्रेट लाइन ग्राफ से वो क्या करें? डेविएट हो जाए। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ जी। ओहमिक मटेरियल्स और नॉन ओहमिक मटेरियल्स में कोई सवाल? द टेम्परेचर डज नॉट रिमेन कांस्टेंट इन नॉन ओहमिक मटेरियल्स। नॉन ओहमिक मटेरियल्स में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है। नेक्स्ट our topic is about the resistance. From Ohm's law, resistance is defined as ratio of voltage and current. करंट और वोल्टेज के रेशो को हम लोग क्या नाम देते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। वोल्टेज, वोल्ट, करंट इक्वल्स टू ओहम, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ओहम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कोई मसला तो नहीं इसका? समझ आ गई बात के लिए? फुल परफेक्ट समझ आएगी? कोई इशू वगैरह? SI यूनिट रेजिस्टेंस का ओहम है और नॉन SI यूनिट उसका है स्टेट ओहम। जिस तरह से SI यूनिट करंट का एम्पेयर है, नॉन SI यूनिट जिस तरह से CGS यूनिट जिसे कहा जाता है, दैट इज़ द स्टेट एम्पेयर। लेकिन वो मैं नहीं बता रहा, उसकी ज़रूरत नहीं है, बस मतलब मैंने आपको बता दिया। अगर किसी MCQs वगैरह में देख भी लो गलती से, तो फिर उसमें ये चीज़ें आएंगी। कोई इशू वगैरह तो नहीं है जी। नेक्स्ट वी हैव डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टेंस। जी बताएं, रेजिस्टेंस दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 1 लेंथ, नंबर 2 एरिया। फिर हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। रेजिस्टेंस किसके ऊपर भी डिपेंड करता है? टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये चीज़ भी इंशाल्लाह हम ज़ेर बेस लाएंगे। और एक दूसरी बात ये है कि रेजिस्टेंस इज़ द प्रॉपर्टी, ये क्या है? बोले यार, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच ओपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करता है? ओपोज करता है, एक प्रॉपर्टी है। फिर जब मैं रेजिस्टिविटी पढ़ाऊंगा उसमें ये चीज़ दोबारा आपको क्लियर करवा दूंगा, वो कैरेक्टरिस्टिक्स का जो मैंने कहा था। सो इट मीन्स रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एरिया। सान ऑफ प्रोपोर्शनलिटी खत्म करो तो क्या आएगा?
कांस्टेंट, दैट इज नोन एज द रेजिस्टिविटी। उसको हम क्या नाम देते हैं? रेजिस्टिविटी कहते हैं। सो व्हाट इज रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी इज अ कांस्टेंट। इसमें कोई मसला तो नहीं है। यहाँ से क्या पता चला? अगर लेंथ ज़्यादा करोगे, लेंथ का क्या मतलब है? लेंथ मीन्स लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर ज़्यादा करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। सवाल है क्यों बढ़ेगी? डायरेक्ट जवाब दे रहा हूँ। लेंथ के ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस इस वजह से बढ़ जाती है बिकॉज कोलिजन के चांसेस क्या हो जाएंगे? इंक्रीज़ हो जाएंगे। जब कोलिजन के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे, ज़्यादा कोलाइड करेंगे तो हीट अप वगैरह ज़्यादा होगा क्या? नहीं होगा। इसी वजह से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? बोलो ना यार, बढ़ जाएगी। लेकिन जब एरिया की बात करें, अगर आप एरिया को ज़्यादा करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? कोलिजन के चांसेस क्या होंगे? कम होंगे। कमरे का एरिया है, फॉर एग्जांपल ये दरवाज़ा इतना छोटा है, आप जो है ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ से पास नहीं हो सकते। अगर पास होने की कोशिश करेंगे तो आपस में क्या होगा? कोलिजन वगैरह होगा। लेकिन अगर मैं ये सारा दीवार हटा दूँ, खैर बार ज़्यादा हो रहा है, बहरहाल अगर मैं थोड़ा सा आधा वाला हिस्सा जो है मतलब इस एरिया को थोड़ा बढ़ा दूँ तो फिर तसल्ली के साथ स्टूडेंट्स आसानी क्या कर सकते हैं? यहाँ से फ्लो हो सकते हैं। तो इट मीन्स एरिया के ज़्यादा करने से जो आपके पास कोलिजन है वो कम हो जाता है, और लेंथ के ज़्यादा करने से कोलिजन क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान ज़्यादा हो जाती है। दैट इज़ वाई द रेजिस्टेंस बिकम्स ग्रेटर। इसमें कोई मसला तो नहीं है। ये समझ आ गया? फुल क्लियर हुआ? A1 ज़बरदस्त। नेक्स्ट और टॉपिक इज अबाउट रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? रेजिस्टिविटी क्या है जी बच्चों? रेजिस्टिविटी क्या है? यहाँ से डिफाइन करो। RA डिवाइडेड बाय व्हाट? L। इसका फार्मूला ये है। स्पेसिफिक कंडीशन हम लगा रहे हैं, खास कंडीशन। अब गौर के साथ देखो, कंडीशन क्या है? इफ A इक्वल्स टू, वेरी गुड, 1 मीटर स्क्वेयर, L इक्वल्स टू 1 मीटर। बताओ बच्चों, अगर एरिया 1 मीटर स्क्वेयर है और L जो है वो किसके बराबर है? 1 मीटर के बराबर है, तो बताओ यहाँ से क्या आएगा? रो, वेरी गुड, रो इक्वल्स टू R अपनी जगह पे, A की जगह पे 1, L की जगह पे 1, तो 1 डिवाइडेड बाई 1, आंसर 1 मल्टीप्लाई बाई R इज इक्वल टू R। सो रो किस चीज़ के बराबर आया? R के बराबर आया। कोई इशू तो इसमें नहीं है। इट मीन्स एट सम सर्टन कंडीशंस like when A equals to 1 meter square, the unit area and length becomes equal to the unit length का मतलब 1 meter length, then resistance is equal to resistivity. That is why resistivity is also called specific resistance. इसी वजह से इस कंडीशन के तहत उसको क्या नाम देते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के तहत। यहाँ तक कोई इशू है तो बताएं, कब होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस व्हेन एरिया 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ 1 मीटर। जी ज़रा बताएं, रो का यूनिट क्या होगा? देखो यहाँ से निकालो इसका यूनिट, रो का यूनिट निकालो। आर का यूनिट क्या है? ओहम। एरिया का मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, मीटर और स्क्वायर क्या हो जाएंगे? कैंसल। तो इसका यूनिट क्या आएगा? ओहम मीटर। अब मैं बाकायदा कैंसल वैसल कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए बड़े होते जा रहे हैं। यहाँ तक कोई भी सवाल है तो पूछ लो। नेक्स्ट पॉइंट याद रखो, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। रेजिस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। और रेजिस्टिविटी क्या है बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक में फ़र्क क्या है? कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये कि ये किस चीज़ से बना है ये मार्कर। प्रॉपर्टीज़ की क्या है कि ये किस तरह से दिखता है। तो जो आपके पास रेजिस्टिविटी है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर, कि मटेरियल है किस चीज़ का। जिनकी नींद पूरा है उन तमाम स्टूडेंट्स जो नाश्ता भी सही तरह कर चुके हैं उनसे कह रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि जो आपके पास मटेरियल है वो किस चीज़ से बना है, इसके ऊपर कौन डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टेंस इस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वो एक प्रॉपर्टी है उस चीज़ की। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? अच्छा, रेजिस्टिविटी जिस चीज़ की ज़्यादा होगी या रेजिस्टेंस जिस चीज़ की ज़्यादा होगी वो उतना ही बेट कंडक्टर कहलाएगा, वो उतनी ही बेट कंडक्टिविटी रखेगा, मतलब उतना ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होगा।
और जिस चीज़ की रेजिस्टिविटी कम होगी सबसे, या रेजिस्टेंस कम होगा, वो याद रखिए हमेशा वो चीज़ बेस्ट कंडक्टर कहलाता है। समझ आ रहा है कि नहीं यार? इसी वजह से अगर लेक्चर का स्टार्ट आप याद करें तो मैंने आपको एक चीज़ दिखवाया था नोट के तौर पे कि रेजिस्टिविटी ऑफ एलाई इज़ ग्रेटर देन व्हाट? रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, जिसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाते हैं एट सम सर्टेन टेम्परेचर, और विच इज़ ग्रेटर देन व्हाट? कंडक्टर। इट मीन्स कंडक्टर की रेजिस्टिविटी सबसे क्या है? दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड कंडक्टर, कि ये अच्छे तरीके से क्या कर सकता है? करंट को कंडक्ट कर सकता है। इज इट फाइन? एनी क्वेश्चन? ओके, नोट इट डाउन।